Good morning students. Welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha God, your biology teacher. How are you students? I hope you all are doing well at your homes. You are studying well and following the things. So students, today in this video session we are going to start new chapter of our class 12th biology, that is chapter 6, molecular basis of inheritance, and we will be taking few topics of this chapter. So we are calling it as part 1. Students, for better understanding I request you to open your books. Page number is 95. Okay, the chapter is starting from page number 95. So let us start the chapter. Students, before this we have understood about the principles of inheritance and variation. So in the previous chapter what we have understood कि what is inheritance, what is variation, how Mendel has done his studies on pea plant और उन्होंने हमें क्या क्या बातें बताई. इसके अलावा हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये सब हमने उस चैप्टर में पढ़ा. और हमने पढ़े थे जेनेटिक डिसऑर्डर एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स and chromosomal disorders. So now this chapter deals with the more detail of inheritance and variation. मतलब देखो चैप्टर का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो हम हमारी बॉडी के उस मॉलिक्यूल तक पहुंचने वाले हैं, मतलब उस मॉलिक्यूल की स्टडी करने जा रहे हैं जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो द मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज DNA. सो हाउ या कैसे ये सब चीज़ें प्रूव हुई कि DNA ही हमारा इनहेरिटेंस और के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डील करेंगे. सो द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर आर स्ट्रक्चर ऑफ DNA, पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स, सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, biochemical characterization of transforming principle and the properties of genetic material, and we are going to compare DNA and RNA. So let us start with the beginning, that is DNA. So full form you must be knowing, deoxyribonucleic acid. एक्चुअली जब हम सेल की बात करते हैं ना, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो सेल सबने पढ़ा है हमारे मिडिल क्लासेस में, 9th में 8th में हम सेल के बारे में सब चीज़ें पढ़ लेते हैं. एंड वी लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो. तो हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस में DNA स्ट्रक्चर, DNA प्रेजेंट होता है जो कि इनहेरिटेंस के लिए या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे समझेंगे कि ये जो DNA स्ट्रक्चर है या मॉलिक्यूल है ये किस तरह से बना है और कैसे हमारे कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है. सो deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid, DNA and RNA are the two types of nucleic acids present in living systems. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें या तो DNA या RNA एज ए जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है. Most of the organisms have DNA as a genetic material, but only few viruses have the RNA जो कि उनमें जेनेटिक मटीरियल का काम करता है. अदरवाइज RNA का फंक्शन है एज अ मैसेंजर. तो हाउ इट हैपन्स वी विल सी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ DNA. स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. नाउ जब हम DNA के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो है क्या एक्चुअली मॉलिक्यूल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं. तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका नाम हमने रखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो DNA इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. अब ये इतना डिफिकल्ट सा नाम है लेकिन हम इसको ब्रेक करके समझेंगे कि ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है ये क्या है. नाउ दो चीज़ें हैं जब हम DNA के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, वन इज न्यूक्लियोसाइड एंड वन इज न्यूक्लियोटाइड. तो वी आर गोइंग टू स्टडी द डिटेल कि न्यूक्लियोसाइड क्या है. एक तो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर. अब नाइट्रोजन बेस क्या है ये भी बताऊंगी आपको, एंड पेंटोस शुगर क्या है. सो दे आर लिंक्ड थ्रू N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अगर आपको याद हो हमने क्लास 11th में पढ़ा था इसके बारे में कि हमने बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ा, उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स सबका हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ये मॉलिक्यूल्स किस तरह से बने होते हैं. तो उनमें हमने पढ़ा है कि या राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर से बनते हैं जिसको हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे. नाउ व्हेन नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोस शुगर कंबाइन तो न्यूक्लियोसाइड बनता है. फॉर एग्जाम्पल एडिनोसिन
डीऑक्सी एडिनोसिन भी कह सकते हैं क्योंकि डीएनए की बात है, या साइटिडिन एटसेट्रा। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? तो न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। धीरे धीरे हम उस चीज़ के बिल्कुल डिटेल में जाते जाएंगे। पहले तो हमने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड क्या है, देन नाउ वी कम टू नो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ हमने देखा न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से। अब न्यूक्लियोटाइड बना है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से। तो अब देखिए फॉस्फेट ग्रुप और न्यूक्लियोसाइड मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं एंड दे आर जॉइंट विद फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये भी पढ़ा हमने 11th क्लास में कि जो एमिनो ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप है दे आर लिंक्ड थ्रू फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, डबल ईस्टर बॉन्ड बनता है। तो अब हम आ गए किस चीज़ पे, न्यूक्लियोटाइड पे। अब यहाँ देखिए ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के जब बहुत सारे मेंबर्स मिल जाते हैं, या पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विल बी द डीएनए। सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स लिंक टुगेदर थ्रू, अब ये 3-5' है, इसको 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड कहलाएगा। तो टुगेदर, लिंक टुगेदर थ्रू 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दैट एज इन डीएनए एंड आरएनए। तो ये इस तरह की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दोनों में प्रेजेंट होती है, डीएनए में भी आरएनए में भी। In course of formation of polynucleotide chain, a phosphate molecule या moiety remains free at 5 prime end of ribose. Suppose ये DNA की एक chain है, strand है, तो इसका एक end कहलाएगा 5 prime end and the other end is called 3 prime end. तो अगर हम 5 prime end की बात करें, तो in course of formation of polynucleotide chain, a phosphate molecule remains free at 5 prime end. I'll show you with the diagram also. तो एक तरफ इसका 5 प्राइम एंड जो है वहाँ पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल फ्री है विदाउट अटैचिंग टू एनी अदर मॉलिक्यूल एंड ऑफ राइबोस शुगर एंड 1 OH ग्रुप। इस तरफ से तो मान लो फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, इस तरफ से OH ग्रुप फ्री होगा एट 3 प्राइम एंड ऑफ राइबोस चेन। ठीक है, तो एक तरफ 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट ग्रुप और एक तरफ से 3 प्राइम एंड से OH ग्रुप विल रिमेन फ्री इन द चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब आप यहाँ इस डायग्राम से समझो, ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अच्छे से देखो आप एंड लर्न इट प्रॉपरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ द चैप्टर। तो ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये शुगर है, पेंटोस शुगर, 5 इसमें वो है कार्बन, देन दिस इज द नाइट्रोजन बेस। अब ये पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस कौन सा है, एडिनाइन। तो ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो यू कैन सी द 3 थिंग्स आर जॉइंट विथ ईच अदर, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो ये क्या मिलकर बन गया, पूरा क्या बना, न्यूक्लियोटाइड। दिस इज 1 न्यूक्लियोटाइड। नाउ इन दिस फिगर यू कैन सी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर था वो हमने यहाँ पे दिखा दिया है। This is nitrogenous base, this is pentose sugar and this is phosphate group. Clear? अब यहाँ पे देखो ये जो 5 प्राइम एंड है इस पे ये phosphate group फ्री है और ये 3 प्राइम एंड पर OH ग्रुप फ्री है। तो आप ये देखो this is 1 न्यूक्लियोटाइड, this is another न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करके सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म करते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नाउ एज वी हैव सीन, हम जब भी डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऐसे लेडर जैसा हमें शेप दिखता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नजर आता है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में किस साइंटिस्ट ने, मतलब विच साइंटिस्ट मेड एफर्ट टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, लेट अस अंडरस्टैंड इट। द साइंटिस्ट इन्वॉल्व्ड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर आर फ्रेडरिक माइशर, first identified DNA as an acidic substance present in nucleus and named it as nuclein। तो इन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया कि डीएनए क्या है, एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका नाम उन्होंने न्यूक्लियन रखा। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन प्रोड्यूस्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के फॉर्म में इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, इन्होंने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। तो वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल फॉर डीएनए बेस्ड ऑन दिस डिफ्रैक्शन डेटा।
तो ये एक दूसरे की हेल्प से इन्होंने मिलकर सारे डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देन इरविन शारगाफ proposed that in dsDNA, double stranded DNA, ratios A ratio T, अभी A क्या है एडेनोसिन एंड T is thiamine, and C ratio G, that is cytosine and guanine, remain same and are equal to 1। अब इस बेस पर ये जो इन्होंने ये बात कही है, इस बेस पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम शारगाफ रूल के फॉर्म में समझेंगे। फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखें अगर हम, तो इन डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉइल्ड। अभी मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। अब हम ये देखेंगे कि डीएनए का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एक दूसरे में कॉइल हो रही हैं। आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एंड दे फॉर्म अ हेलिक्स। सुगर फॉस्फेट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द हेलिक्स व्हाइल बेसेस प्रोजेक्ट इनवर्ड्स टू ईच अदर। आप बुक में भी एक डायग्राम रेफर कर सकते हैं, पेज नंबर 98 पर। ओके, सो द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो आपको शो करेंगे अभी। तो शुगर फॉस्फेट, अभी आपको 3 चीजें बताई थी, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। तो शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हेलिक्स, एंड जो बेसिस हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पे देखिए, दिस इज वन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड दिस इज अनदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ पे आप देखो ये फॉस्फेट है, ये नाइट्रोजन बेस, सॉरी दिस इज पेंटोज शुगर एंड दिस इज नाइट्रोजन बेस। ये तीनों चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बना रही है। अब यहाँ से देखो ये 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ ये सारा चल रहा है। ऑल द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड विद ईच अदर। अब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड देखें अगर, तो ये 5 to 3 है, तो ये 3 to 5 इस तरह से। अब ये तो फॉर्म कर रहे हैं बैकबोन ऑफ द चेन, शुगर एंड फॉस्फेट, एंड ये बेसिस जो हैं ये दोनों, ये जो आपको नजर आ रहे हैं दोनों स्ट्रैंड्स, इनमें से बेसिस अंदर की तरफ आपको नजर आ रहे हैं। दिस इज एडेनाइन, दिस इज थायमिन, थायमिन, एडेनाइन, गुएनाइन, साइटोसाइन, साइटोसाइन, गुएनाइन। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। A will always combine with T, that is adenine will always combine with thymine। आप आपको यहाँ पे 2 डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, it shows the double bond, and cytosine always combine with guanine with the help of 3 hydrogen bonds। तो आप देखो complementary base pair with each other through hydrogen bond। Purines are always pair with their corresponding pyrimidines। Now purines क्या है? Adenine and cytosine, ये प्यूरिन्स है, एंड गुएनाइन, थायमिन एंड यूरेसिल, दीज आर द पायरिमिडिन्स। तो हमेशा प्यूरिन कंबाइन विद पायरिमिडिन, इस तरफ प्यूरिन होगा तो इस तरफ पायरिमिडिन होगा, इस तरफ पायरिमिडिन होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर प्यूरिन होगा। तो इस तरह से बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। एडेनाइन पेयर्स विद थायमिन, ये देखिए ए से टी ज्वाइन हो रहा है विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वाइल गुएनाइन पेयर्स विद साइटोसिन, यहाँ पे देखो through 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो दिस इज हाउ द 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू, शारगाफ ने एक बात बताई थी कि ये बैलेंस बनाकर किस तरह से इनकी पेयरिंग होती है। तो लेट अस सी, एंड दिस इज कॉल्ड शारगाफ रूल्स। तो सम पॉइंट्स आर देयर व्हिच शुड बी एक्सप्लेन। इन डीएनए मॉलिक्यूल ए एंड टी, ये आपस में बेस पेयर बनाएंगे। दे आर प्रेजेंट इक्वल इन नंबर, they pairs equal in number to GC, that is guanine and cytosine, ये base pair। तो AT equals to GC, तो A plus G is equal to T plus C, मतलब जितना भी अमाउंट A और G का मिलाकर होगा उतना ही अमाउंट T और C का मिलाकर इक्वल होगा। दैट इज प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स इक्वल इन अमाउंट। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस पे से क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि या तो डायरेक्ट आ जाएगा एक्सप्लेन शारगाफ्स रूल, या इस तरह का एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ भी आ सकता है। सपोज आपको नंबर ऑफ एडिनिन दे रखे हैं तो आपको नंबर ऑफ थायमिन निकालने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो वी नो दैट एडेनाइन और गुएनाइन दे विल बी प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, तो हम उस हिसाब से इनके नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकाल सकते हैं। तो A इज ऑलवेज इक्वल टू T एंड C इज ऑलवेज इक्वल टू G इन अमाउंट। द बेस रेशियो A प्लस T एंड G प्लस C में वेरी फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। ये रेशो हर स्पीशीज में सेम नहीं होगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज में हमेशा सेम होगा। तो इट इज कांस्टेंट फॉर ईच स्पीशीज, है ना।
So this is important for exam point of view. You can see this and you will find it in your book page number 97 पे आपको शारगाफ के रूल्स मिल जाएंगे. Now this is the, ये पूरा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर शो हुआ है इसमें. देखिए ये एक स्ट्रैंड जा रहा है, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं. एंटी पैरेलल जैसे बताया था, एक 5 to 3 प्राइम एंड पे जाएगा तो दूसरा 3 to 5 प्राइम एंड पे जाएगा. तो दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. और ये देखो एक स्टेयर केस, रिवॉल्विंग स्टेयर केस जैसा रहता है उस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है. और ये राइट हैंड साइड पर इसकी रिवॉल्विंग होती है. ठीक है, इट इज रिवॉल्विंग ऑन राइट हैंड साइड. ये आपका शुगर फॉस्फेट वाला पूरा चल रहा है स्ट्रैंड, एंड दीज लाइन्स आर शोइंग नाइट्रोजनस बेसिस. तो ये सपोज ये A है तो ये T होगा, एक G है तो C होगा. ओके, तो एडेनाइन ऑलवेज combines with thymine and guanine always combines with cytosine. You can also understand more properly with this molecular structure of DNA. आप यहाँ ध्यान से अगर देखो तो आपको ये strands दिख रहे हैं जिसमें phosphate sugar and nitrogen base दिए, sugar and phosphate is there, and बीच में ये जो जा रहे हैं ये These are the nitrogenous bases जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री करके उनके अमाउंट को भी बैलेंस करते हैं और स्ट्रैंड को एक प्रॉपर शेप देने में हेल्प कर सकते हैं. तो दिस इज द इमेज थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रॉपरली. नाउ एज आई एक्सप्लेन्ड यू, द जो स्ट्रैंड है पूरा वो एक तरह से जैसे सीढ़ी होती है, कई बार रस्सी की सीढ़ी बना लेते हैं ना उस पर लकड़ी लगाकर, तो उसको ऐसे राइट साइड घुमा दे, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसको. तो द हेलिक्स इज राइट हैंडेड एंड पिच इज 3.4. पिच इज 3.4 का मतलब है जैसे ही वो टर्न आ रहा है, जैसे ही वो घूम रहा है तो वो उसमें 3.4 नैनोमीटर का लेंथ है उसकी. एंड उस 3.4 नैनोमीटर के स्ट्रक्चर में 10 बेस पेयर होंगे. इन ईच टर्न 10 बेस पेयर आर प्रेजेंट. द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन अ डबल हेलिक्स. This provides stability to the helix with hydrogen bonding. तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और डीएनए, इसीलिए डीएनए ज़्यादा स्टेबल माना गया है क्योंकि ये बेस पेयर एक दूसरे को स्टेबल करते हैं. फ्रांसिस क्रिक proposed the central dogma in molecular biology which states that the genetic information always flow from DNA to RNA and RNA to protein. ये जो आपको छोटा सा फिगर दिख रहा है, this shows central dogma. It is in your book also on page number 98, है ना, यहाँ पे आप रेफर कर सकते हो. तो कई बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा एंड हु प्रपोज्ड इट. तो फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा का मतलब ये है बच्चों कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारा पूरा बॉडी है, उसका मेन कहाँ से वो इवॉल्व हो रहा है, मतलब जो मेन हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन आ रही है या जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, कैसे इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है, तो उसका जो मेन जो बेस है वो ये है डीएनए. डीएनए से कई बार डीएनए से डीएनए जब बनेगा दोबारा से, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए से जब आरएनए बनेगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, इट इज ट्रांसक्रिप्शन. एंड व्हेन द मैसेज कंटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. तभी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होगी. ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई डीएनए का जो मान लो लेंथ है उसको कैसे नापते हैं. डीएनए की लेंथ को बेस पेयर के अमाउंट से नापते हैं. तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट बेस पेयर्स इन देयर डीएनए. तो उसकी हम बात करते हैं. इससे आप इमेजिन कर पाएंगे कि डीएनए की लेंथ कितनी ज़्यादा होती है और कैसे वो इतने लंबे या लेंदी डीएनए कैसे न्यूक्लियस में एकोमोडेट हो पाते हैं, वो हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में. You can refer to page number 99. So distance between two consecutive base pairs in a DNA is 0.34 nanometer. That is, अच्छा 1 नैनोमीटर होता है, मतलब 1 बिलियन पार्ट ऑफ 1 मीटर. 1 मीटर के हम अगर 1 बिलियन पार्ट कर दें तो वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है. तो 0.34 नैनोमीटर या फिर मीटर में हम कह सकते हैं 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर इसकी गैप होती है. मीन्स 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का ये डिस्टेंस है. टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन डीएनए इज 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स.
तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने सारे बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं एक डीएनए में। टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए हो जाएगी, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए हो जाएगा ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू 2.2 मीटर। तो आप समझ इसको इमेजिन कर सकते हो 2.2 मीटर कितना होता है। तो एक डीएनए की लेंथ इतनी है। नाउ 2.2 मीटर इज वेरी लॉन्ग साइज टू बी एकोमोडेटेड इन द न्यूक्लियस, है ना। मतलब एक न्यूक्लियस में इतना लेंथी डीएनए कैसे एकोमोडेट हो पाता होगा, तो हम देखते हैं कैसे हो पाएगा। नाउ लेट अस सी कि हाउ डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन प्रोकैरियोट्स। तो हम पहले प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, लाइक बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में कैसे डीएनए ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरह से वो लोकेटेड है। तो दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर न्यूक्लियस। हमने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स के बारे में कि उनमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्कैटर्ड है सेल के न्यूक्लियस के मतलब सेल के अंदर। तो दैट स्कैटर्ड जेनेटिक मटेरियल इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड्स, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स एंड इज हेल्ड बाय सम प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स है एंड डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स है, तो वो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। तो इस तरह से प्रोकैरियोट्स में डीएनए एकोमोडेट हो जाता है। नाउ द थिंग विच इज टू बी अंडरस्टूड इन मोर डिटेल इज कि हाउ डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन यूकैरियोट्स, है ना। इसके लिए आप पेज नंबर 99 पे फिगर 6.4a एंड 6.4b रेफर कर सकते हैं। आई विल शो यू इन दिस ऑल्सो। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, तो हम देखेंगे जैसे अभी प्रोकैरियोट्स में भी बताया कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो दे हैव पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स। यूकैरियोट के सेल्स में बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हिस्टोन्स कहते हैं। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड बेसिक है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड बेसिक अमीनो एसिड। ये जो आपको पता है प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, so these amino acids are basic in nature and जैसे लाइसिन एंड आर्जिनाइन अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट है। नाउ दे फॉर्म अ हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा मीन्स 8, तो दे आर मेड अप ऑफ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन, तो दे आर फॉर्म्ड इन दिस मैनर, इसलिए इसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। नाउ डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, इट वाइंड्स अराउंड द हिस्टोन। हिस्टोन जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है उस हिस्टोन ऑक्टोमर को वो उसने वाइंड किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज टू बी रिमेंबर इज व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम आपके ये फिगर बुक में भी है, यू कैन सी दिस इज न्यूक्लियोसोम। नाउ कैसे ये बना हुआ है, अभी हमने पढ़ा कि ये तो है आपका हिस्टोन ऑक्टामर जो कि 8 यूनिट से मिलकर बना हुआ है एंड द डीएनए इज रैपिंग इट। डीएनए इसको सराउंड किया हुआ है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है एंड प्रोटीन्स हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो ये इसको वाउंड किया हुआ है। अब ये देखो मान लो ये ऐसे बहुत सारे मिलकर एक कोई थ्रेड में हम पिरो दें या थ्रेड से बांध दें तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। सपोज ये जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये एक न्यूक्लियोसोम है। अब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरह से ये जुड़े हुए हैं। तो दिस इज हाउ दिस न्यूक्लियोसोम हेल्प टू फॉर्म द डीएनए। इस तरह से पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग नाम दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही स्ट्रक्चर को बताया गया है कि बहुत सारे न्यूक्लियोसोम को ये मान लो एक धागे में पिरो दिया, जैसे एक धागे में बहुत सारे मोती लगे होते हैं, इसी तरह से ये सारे न्यूक्लियोसोम्स अरेंज्ड हैं एक स्ट्रिंग में। तो इसको कहते हैं हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। नाउ वन न्यूक्लियोसोम हैज अप्रॉक्सीमेट 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा तो ये हम मान सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में। न्यूक्लियोसोम्स इन अ क्रोमेटिन रिजेंबल्स बीड्स प्रेजेंट ऑन द स्ट्रिंग। अभी देखा हमने किस तरह से रिजेंबल करता है, जैसे कि थ्रेड में हमने बीड्स लगा रखे हैं, मोती लगा रखे हैं। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन आर फर्दर पैकेज टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। ये मिलकर क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स। हमने 9th क्लास में भी जैसे अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हम उसमें पढ़ते थे कि ये भी क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन नेटवर्क है, मटेरियल है। तो थ्रेड जैसा वो पढ़ा रहता था। तो ना वो चीज़ अब हम समझ रहे हैं कि वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो वो न्यूक्लियोसोम्स मिलकर ये पूरा
क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, विच फर्दर कॉइल एंड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। तो अब आप समझ रहे होंगे कि क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन फाइबर से बने, क्रोमेटिन फाइबर्स हिस्टोन्स और न्यूक्लियोसोम से मिलकर बने हुए, एंड जो क्रोमोसोम्स हमको मेटाफेज स्टेज में नजर आते हैं वो ये पूरा इस तरह का डिटेल स्ट्रक्चर की वजह से दिखता है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी होते हैं। एक तो प्रोटीन्स हमने देखे जो हिस्टोन बना रहे हैं, लेकिन कुछ एडिशनल प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है, तो वो होते हैं नॉन हिस्टोन, मतलब विदाउट हिस्टोन भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर द एडिशनल सेट्स ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल। तो और आगे भी अगर इनकी पैकेजिंग करनी है तो उसके लिए एडिशनल प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है। नाउ स्टेनिंग आपने पढ़ा है, स्टेनिंग क्या होता है ना, इफ़ वी यूज़ एनी स्टेन फॉर विजुअलाइजिंग द क्रोमोसोम्स, तो उस बेस पर दो तरह के क्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन आपको स्ट्रक्चर में लूजली पैक्ड क्रोमेटिन नेटवर्क जो दिखाई देगा वो यूक्रोमेटिन है, लूजली पैक्ड रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन विच स्टेन्स लाइट। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो लाइट स्टेनिंग जिनकी हो रही है वो लूजली पैक्ड होने की वजह से हो रही है, एंड दैट आर कॉल्ड यूक्रोमेटिन। एंड हेट्रोक्रोमेटिन मीन्स द स्ट्रक्चर्स या द क्रोमेटिन विच आर डेंसली पैक्ड, बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो वो डार्कली स्टेन होंगे, उनमें स्टेन ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, सो दे आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड हेट्रोक्रोमेटिन दे आर इनएक्टिव इन द मेथड इन द process of transcription. So this is also important. It can be asked in the board exams कि what is difference between euchromatin and heterochromatin. So children, as I am telling you some important things, you should mark it down in your book. Now we'll see. अब हमें ये तो समझ आ गया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे है, लेकिन ये चीज़ प्रूव करने में साइंटिस्ट ने प्रूव भी तो किया, ऐसे थोड़ी किसी ने कह दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और सबने मान लिया। नो, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कैसे हुआ? तो देयर इज अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गिवन बाय हर्शे एंड चेज, एंड विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटीरियल्स। यू कैन रेफर टू पेज नंबर 100 फॉर दिस. Now we'll see discovery of DNA as a genetic material. Though principles of inheritance and discovery of chromosomes in nucleus are achieved long time back, ये बहुत पहले ही इसकी डिस्कवरी हो गई थी, but there was a confusion about the molecule कि which molecule is the genetic material. भाई ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने के लिए. सो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से ये प्रूव हुआ. सो लेट अस सी दिस प्रिंसिपल, कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है. तो यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ साइंटिस्ट. आप इस चैप्टर में कई सारे एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, तो आप एक अपनी लिस्ट बना लेना कि दिस एक्सपेरिमेंट वॉज गिवन बाय दिस साइंटिस्ट, है ना, एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये आपको याद होना चाहिए. तो दिस ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज मार्क डाउन इन योर बुक. द क्वेश्चन ऑलवेज कम्स ऑन एनी वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन ज़रूर आता है. सो ग्रिफिथ परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स विद द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया. तो ये जो निमोनिया कॉज करता है, ये वो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. दिस बैक्टीरियम हैज़ 2 स्ट्रेन्स, मतलब 2 तरह के कॉलोनीज या 2 तरह से ये रहता है. एक एस स्ट्रेन वाला और एक आर स्ट्रेन वाला. मीन्स एक तो जो एस स्ट्रेन बनाएंगे और एक आर स्ट्रेन बनाएंगे. नाउ व्हाट आर दीज आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन? लेट अस सी. बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस स्मूथ कॉलोनीज ऑन कल्चर प्लेट. कल्चर प्लेट क्या होती है बेटा? जैसे हमको कुछ एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी में कुछ ग्रो करवाना है. अब बैक्टीरिया वायरस ऐसे तो दिखते नहीं है, लेकिन उनको एक बहुत सारे क्वांटिटी में जब हम ग्रो करवाते हैं तो दे कैन बी ग्रोन ऑन कल्चर प्लेट. कल्चर प्लेट में सब न्यूट्रिएंट मीडियम्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. तो कल्चर प्लेट पे जब हम इन बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे तो दे विल प्रोड्यूस, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस स्मूथ कॉलोनीज, मतलब बिल्कुल चिकने और शाइनी होंगे वो. बट आर स्ट्रेन प्रोड्यूसेस रफ कॉलोनीज ऑन कल्चर प्लेट. तो दिस इज द वन डिफरेंस. एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ पॉलीसैकेराइड कोट. पॉलीसैकेराइड एक तरह का शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इसकी कोटिंग इस पर हमको मिलेगी. एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीसैकेराइड. R strain bacteria do not have that coating of polysaccharide.
ये वायरुलेंट है मीन्स दे विल कॉज द डिजीज एंड दे विल कॉज निमोनिया. तो वेयर एज नॉन वायरुलेंट मीन्स आर स्ट्रेन बैक्टीरिया आर नॉन वायरुलेंट एंड दे विल नॉट कॉज निमोनिया इन द माउस. सो लेट अस सी हाउ दिस एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय ग्रिफिथ with the help of these bacteria and how they were injected into the mice and what was the result of that experiment. Let us see. So you can see in this picture living virulent strain was taken and it was injected in the mice. तो क्या हुआ देखो, mouse dies means the what was the effect of this, क्या असर हुआ इसका कि ये virulent strain था तो mouse मर गया. Second, living a virulent strain लिया, A virulent means non-virulent था and it was injected in the mouse. So what was the result? Mouse did not die. Now heat killed virulent strain was taken. Means जो virulent strain है इसको heat करके boil करके इसका सारा जो effect था वो ख़त्म कर दिया and this was injected in the mouse. So what happened? Mouse did not die. ये virulent strain तो है but it is killed by heating. So the effect was कि mouse did not die. Now in the next step what was done, ये वाला living a virulent strain was taken and it was mixed with heat killed virulent strain. मतलब this one and this one was mixed, इन दोनों को mix करके फिर इंजेक्ट किया तो देखो क्या हुआ, mouse died. Now ये जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने इससे क्या कंक्लूजन निकाला वो देखते हैं अपन. The conclusion was that live R strain in the presence of heat killed S strain produce virulence. जब हमने living या live R strain को यूज़ किया with the heat killed S strain, पहले क्या हो रहा था, R strain तो non virulent था और S strain virulent था, लेकिन जब हमने R strain को heat killed S strain के साथ mix किया तो some transformation occurred. Because somehow R strain bacteria is transformed by heat killed S strain bacteria. Heat killed S strain bacteria ने कुछ अपने अंदर से कुछ transformation कर दिया R strain bacteria में and hence it was concluded that there must be transfer of genetic material. तो यहाँ पे क्या हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ genetic material ये S strain में से R strain में convert हो गया या transform हो गया जिसकी वजह से वो mouse die हो गए, they died. So let us see the biochemical nature of transforming material. मतलब ये कैसे हुआ होगा इसके लिए भी और experiments किए गए. तो Avery, MacLeod and McCarthy ये three scientists worked on it to determine the biochemical nature of genetic material which is responsible for the transformation. तो these three scientists worked to prove या to find out कि ये कैसे हुआ and what was the transforming material जिसकी वजह से ये जो R strain था वो S strain में convert हो गया, non virulent converted into virulent. तो उन्होंने ये पता लगाने के लिए different activities की like heat killed S strain and live R strain को मिलाकर उसमें RNase protease ऐड किए. RNase एंजाइम है वो क्या करता है, RNA को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीज एंजाइम प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है. तो इन बैक्टीरिया में जो RNA और प्रोटीन था वो डाइजेस्ट हो गया और फिर ट्रांसफॉर्मेशन जब किया इसका तो भी माउस डाइड. तो इससे क्या समझ में आता है कि RNA एंड प्रोटीन आर नॉट द जेनेटिक मटेरियल जो कि उसमें ट्रांसफॉर्म हुए होंगे. तो इससे ये प्रूव होता है कि RNA और प्रोटीन की वजह से तो वो किल नहीं हुए एंड RNA एंड प्रोटीन आर नॉट द जेनेटिक मटेरियल. देन व्हाट ही डिड, अगेन ही टुक हीट किल्ड S strain एंड लाइव R strain, फिर से उन्होंने वही लिया और उसमें एंजाइम डाला DNase. ही एडेड DNase एंजाइम. तो DNase एंजाइम ने क्या किया, DNA को डाइजेस्ट कर लिया. तो DNA डाइजेस्ट हो गया एंड व्हेन दिस मिक्सचर वाज इंजेक्टेड इनटू द माइस, द माउस सर्वाइव्स. क्या हुआ, माउस नहीं मरा. इट मीन्स कि यहाँ से ये प्रूव होता है कि DNA वॉज द जेनेटिक मटीरियल विच ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम heat killed S strain into the R strain of bacteria. So this suggests that DNA has to be the genetic material. तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो पाया कि DNA ही ट्रांसफॉर्म हुआ था और DNA is only the genetic
material. You can go through this experiment in your book. It is given on page number 101 and 100. Okay. Now we'll see Hershey and Chase experiment. This is second experiment which you have to keep in mind to confirm. अभी तो पहली बार बताया था उन्होंने कि DNA must be the genetic material. Now confirmation एक और experiment है. To confirm that DNA is as a genetic material, Hershey and Chase also have done one experiment. So you have to remember this experiment. Okay, who has given this experiment? What are the steps of this experiment? What are the conclusions? सब आपको पता होना चाहिए. This is also important from board point of view. So let us see this experiment. Hershey and Chase worked on bacteriophages. Now recall yourself कि bacteriophage क्या होता है. तो bacteriophages are the viruses which infect bacteria. Bacteria को infect करने वाले ये viruses होते हैं bacteriophages, है ना. In the previous classes you have seen this. When a bacteriophage infects a bacterium, the viral genetic material gets attached with the bacteria. जब ये infection होता है तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल सेल में एंटर हो जाता है एंड बैक्टीरियल सेल बिहेव्स दैट जेनेटिक मटेरियल एज इट्स ओन. बैक्टीरियल सेल क्या समझता है, ये मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है और वो उसकी कॉपी उसके अंदर बनती जाती है. तो जेनेटिक मटेरियल गेट्स अटैच्ड विद द बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल एंड बैक्टीरिया देन ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इट्स ओन टू सिंथेसाइज मोर वायरल पार्टिकल्स. इस तरह से इन्फेक्शन बढ़ता है. तो इसको हम देखते हैं. हर्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज अ प्रोटीन और डीएनए. हर्शे और चेज ने भी ये कोशिश की पता लगाने की कि ये प्रोटीन है या डीएनए है जो बैक्टीरिया में एंटर हुआ एंड किल द बैक्टीरिया. तो दे लेबल्ड सम फेजेस. उन्होंने कुछ फेजेस को इस तरह से लेबल कर दिया कि वो उनमें रेडियो एक्टिव सल्फर डाला एंड सम अदर्स विद रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. तो अब ये दो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है. रेडियो एक्टिव सल्फर, सम फेजेस वर लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव सल्फर, मतलब उनमें रेडियो एक्टिव सल्फर डाला लेबलिंग करके एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. अब आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सल्फर इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए. तो अब ये चीज़ आपको आगे काम में आएगी. Those radioactive phages were used to infect E. coli. What is E. coli? E. coli is the bacteria. तो अब हम देखते हैं इसमें कैसे इन्फेक्शन करवाएंगे. You can refer to page number 102 for this detail of this experiment. E. coli was blended. तो पहले तो क्या इन्फेक्शन करवाया, means the bacteriophage were left on the bacteria. Then क्या हुआ, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो अपना ऊपर का जो कवर होता है, कैप्सूल होता है, उसको छोड़कर जेनेटिक मटेरियल उनका अंदर चला जाता है. देन इट वाज ब्लेंडेड. ब्लेंडेड मीन्स उसको घुमा दिया, मिक्स कर दिया अच्छी तरह से, सेंट्रीफ्यूगेट कर दिया. तो ई कोलाई वाज देन ब्लेंडेड एंड सेंट्रीफ्यूज टू रिमूव द वायरल पार्टिकल्स. मीन्स जो वायरस के ऊपर का कवर है वो सारा अलग हो गया. इट वॉज ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया विद रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव while those with radioactive proteins lost their radioactivity. तो इससे ये पता लगता है कि जो चीज़ ट्रांसफ़र हुई बैक्टीरिया में, क्या चीज़ ट्रांसफ़र हुई. देखो सल्फर, जो रेडियोएक्टिव सल्फर था वो तो प्रोटीन में प्रेजेंट था. तो जो वायरस का कवर होता है विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन वो तो बाहर ही रह गया, लेकिन अंदर एंटर क्या हुआ, डीएनए. और डीएनए में क्या प्रेजेंट था, फॉस्फोरस. सो इट वॉज ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया विद रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव and those with radioactive proteins lost their radioactivity. This showed that it is the DNA that enters the bacterial from virus and not the proteins. तो क्या चीज़ एंटर हुई, इससे ये प्रूव हुआ कि DNA तो अंदर एंटर हुआ था लेकिन प्रोटीन एंटर नहीं हुआ, क्योंकि हमें सिर्फ DNA ही रेडियो एक्टिव मिला, बल्कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स नहीं मिले. Hence it was concluded that DNA is the genetic material. So this experiment proves that DNA is only the genetic material. Now let us understand with the help of this diagram. अभी जो मैंने आपको explain किया, इस diagram से आपको और clear समझ में आएगा. These are the bacteriophages. देखो some bacteriophages were labeled radioactive sulfur से label किया, जो कि उनका प्रोटीन, जो कैप्सूल है वो प्रोटीन से बना होता है. And these are labeled with radioactive phosphorus. Now they were introduced on the bacteria. ये देखिए यहाँ पे
ये बैक्टीरिया पर इन्होंने अटैक किया एंड ये इनका जो कैप्सूल है ये बाहर ही रह गया. ओनली देयर DNA इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल. अब पहले तो इन्फेक्शन करवाया, फिर इनकी ब्लेंडिंग की. ब्लेंडिंग करने से क्या होगा, जो इनका ऊपर का कैप्सूल है वो सारा अलग हो गया. नाउ सेंट्रीफ्यूगेट किया एंड वी कैन सी दैट ओनली जेनेटिक मटेरियल इज इनसाइड द बैक्टीरिया. अब यहाँ ये इस वाले में क्या देखा, नो रेडियो एक्टिव सल्फर वॉज डिटेक्टेड इन द सेल्स, क्योंकि सेल में कोई रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं आया. क्यों नहीं आया, क्योंकि सल्फर इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोटीन और प्रोटीन पार्ट तो बाहर ही रह गया था. प्लस रेडियो एक्टिविटी सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट. सुपरनेटेंट क्या है, ये जो ऊपर के जो कवर से रह गए थे ना छिलके टाइप से, तो ये सुपरनेटेंट है. तो इनमें तो रेडियो एक्टिविटी मिली सल्फर में, बट अंदर वालों पार्ट में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली. एंड इसमें देखेंगे अगर तो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सेल, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया था. तो फॉस्फोरस इज द पार्ट ऑफ DNA एंड वो DNA में आ गया और इसमें रेडियो एक्टिविटी हमको मिली. लेकिन सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी वॉज नॉट डिटेक्टेड बिकॉज इनमें ये फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होता है प्रोटीन में. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट. रेप्लिकेट मतलब होता है अपनी एक कॉपी बनाना. तो डुप्लीकेट टू प्रोड्यूस इट्स आइडेंटिकल कॉपी, जो कि DNA में है. इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से ये स्टेबल होता है. इट शुड हैव स्कोप फॉर चेंजेस दैट आर एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन. हम म्यूटेशन देखा है हमने लास्ट चैप्टर में, तो DNA में म्यूटेशंस होते रहते हैं जिसकी वजह से इतने सारे इवोल्यूशंस हुए हैं. It should follow the Mendelian principles of inheritance. तो जेनेटिक मटेरियल शुड फॉलो. जेनेटिक मटेरियल को वो सारे रूल्स जो मेंडेलियन प्रिंसिपल में हमने पढ़े वो सारे फॉलो होने चाहिए. नाउ लेट अस कंपेयर DNA विद RNA. कि भाई हमने DNA को ही क्यों सिलेक्ट किया एज अ मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, व्हाई RNA वाज नॉट सिलेक्टेड. तो लेट अस कंपेयर DNA एंड RNA. हमने अभी न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था. तो DNA हैज डीऑक्सीराइबोस शुगर and RNA has ribose sugar, ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid. So one difference is this. Then DNA has 5 methyl uracil in DNA structure and RNA has uracil in place of thymine. तो यहाँ पे uracil यहाँ thymine present होता है और यहाँ पे uracil present होता है. Mostly DNA act as genetic material. RNA अधिकतर मैसेंजर का काम करता है, बट किसी किसी वायरस में इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. मोर डिफरेंसेस आर देयर. DNA इज स्टेबल. तो स्टेबल होने का एक कारण तो यही है कि उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. एंड RNA इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस OH ग्रुप. प्रेजेंस ऑफ 2 सेकेंड OH ग्रुप एट एवरी न्यूक्लियोटाइड. हर न्यूक्लियोटाइड में एक ये OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिससे RNA इजीली बायोडिग्रेड हो जाता है, ये डिग्रेड हो जाता है, तो ये अनस्टेबल हो गया. केमिकली लेस रिएक्टिव. DNA इज केमिकली लेस रिएक्टिव. लेस रिएक्टिव होगा तो स्टेबल होगा. एंड म्यूटेट्स स्लोली. ऐसे जल्दी जल्दी म्यूटेशन इसमें नहीं होते हैं, जबकि म्यूटेशन इज फास्टर इन RNA. DNA रिक्वायर्स RNA फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. DNA डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता है. DNA विल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू RNA, देन RNA विल फॉर्म proteins, जबकि RNA directly codes for proteins. Why DNA is more stable than RNA? Just now I explained it. Let us revise it through these points. In RNA, अभी हमने देखा था कि 2 OH group is present at every nucleotide in RNA. So this makes RNA unstable. तो यहाँ पे भी again एक बहुत important question बनता है, short question हो सकता है कि why RNA is unstable? तो due to presence of this OH group at second carbon. Now presence of thymine in place of uracil confers additional stability to DNA. तो uracil present होने की वजह से RNA unstable है और DNA में क्योंकि thymine present है तो DNA stable है. RNA being a biocatalyst is more reactive. तो ये बहुत ज़्यादा जो चीज़ ज़्यादा reactive होती है वो unstable होती है. DNA is double stranded है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया. डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेता है वो. अब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसे बनते हैं वो भी आपको बताएंगे. विच रेजिस्ट द चेंजेस बाय रिपेयर मैकेनिज्म.
तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनने से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है. So this is what we have understood till now. I hope you would have understood the things. The more details will go in the next video. अगले वीडियो में हम और डिटेल्स में जाएंगे और आपको I hope you would have understood the video. रिकॉर्डिंग सारी आपको समझ में आई होगी. Still if more doubts are there, you can come in doubt session and you can solve your doubts. So children, this is all for today. Thank you. Take care.